अस्सलाम वालेकुम योग यार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीफाई की। काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि हम डीफाई का एक कोर्स बनाएंगे, तो ये अब उसकी एक मतलब एक शुरू की प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई हम लोगों ने। तो व्हाट इज़ डीफाई? डीफाई बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए स्टैंड करता है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, बोरोइंग, लेंडिंग, ट्रेडिंग। बट आप एक सिंगल एंटिटी पे रिलाय नहीं करते, आप टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका मनी आपके कंट्रोल के अंदर होता है, आपके वॉलेट के अंदर होता है, सिक्योर होता है। एग्जैक्टली सिक्योर नहीं होता, लेकिन आप थर्ड पार्टीज़ इसके अंदर इनवैलिडेट हो जाती हैं। बेसिकली डीफाई का पर्पस यही होता है। तो ज़्यादातर डीफाई बेसिकली होता है डैप्स पर, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। और ज़्यादातर ये डैप्स होते हैं, सॉरी, इथेरियम पर, BSC जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, मैटिक, पॉलीगॉन पर, ट्रॉन पर भी है, ईओस पर भी है, कार्डानो पर भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये एक काफ़ी एक्साइटिंग फील्ड है। ये सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग बाइनेंस वगैरह से हटके की इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें होती हैं। जैसे आज एक बंदे ने कहा था कि मैंने 6 टाइम्स कर लिया था एक D5 प्रोटोकॉल पर, जो काफ़ी कॉमन नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप मैक्सिमम 2x कर पाएंगे ट्रेडिंग के साथ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो 3 टाइप्स के डीफाई के अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हो गया सेंट्रलाइज्ड, दूसरा हो गया सेमी डिसेंट्रलाइज्ड, और तीसरा हो गया कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो मैं इन सबकी आपको डिफाइन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा होता क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो सेंट्रलाइज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कस्टोडियल यूजेस, सेंट्रलाइज प्राइस फीड, सेंट्रली डिटरमिन इंटरेस्ट रेट, सेंट्रली प्रोवाइडेड लिक्विडिटी फॉर मार्जिन कॉल्स। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर एंटिटी, या जो जिस डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सिर्फ उसकी ही डिसीजंस, उसके ही ओपिनियंस कंसिडर किए जा सकते हैं। सिर्फ वही डिसीजन ले सकता है उस प्रोजेक्ट के हवाले से। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं तो उसकी मर्ज़ी होगी, कम करने हैं तो उसकी मर्ज़ी होगी। प्राइस फीड्स कहाँ से लेनी है, एक सेंट्रल प्रोटोकॉल से या एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल से, वो बिल्कुल उसके ऊपर है। कम्युनिटी का उसके अंदर कोई से नहीं होता। अगर वो चाहे तो ले सकता है, लेकिन जनरली बिल्कुल नहीं होता। एक जैसे ब्लॉकफाई है, नेक्सो है, सेल्सियस है, तो इनकी वोटिंग वगैरह नहीं होती कि इंटरेस्ट रेट्स क्या रखेंगे। जिसने इसको बनाया है, जो इनको हेड करता है, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सिर्फ वही डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर वी आर रिलायंट ऑन अ थर्ड पार्टी जो इस पूरी प्रोटोकॉल को कंट्रोल करती है। हमारा इसके अंदर कुछ खास से नहीं होता, जो यूज़र होता है इस प्रोटोकॉल का। फिर आ जाए सेमी डिसेंट्रलाइज पर। सेमी डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसके अंदर बेसिकली समझें, डेवलपर क्या करता है कि अपनी भी चलाता है और कम्युनिटी वालों की भी। फॉर इंस्टेंस, अगर हैक हो गया तो डेवलपर यूजर्स का ओपिनियन तो नहीं लेगा कि मैं हैक को सॉल्व करूं या नहीं करूं। ऑब्वियसली वो करेगा, वो आपको वेट भी नहीं करेगा, वो फ़ौरन अपनी टीम को लगाएगा और बग्स को जो एक्सप्लॉइट हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, और हैकर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा और इस सिचुएशन को फिक्स करेगा। कम्युनिटी के लिए रुकेगा थोड़ी कि आप बताएं हमें हमें किस तरह से इस काम को करना चाहिए, वो नहीं रुकने वाला। लेकिन ये कम्युनिटी से इसलिए इस यहाँ तक जा सकता है, जैसे कंपाउंड है, पूल टुगेदर है, यूनिस्वैप है, तो इनके गवर्नेंस टोकन्स होते हैं। जो यूज़र्स उन गवर्नेंस टोकन्स को यूज़ करके वोटिंग होती है प्रोटोकॉल्स पर। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पूल टुगेदर का। तो वहाँ पर, एक सेकंड, पूल टुगेदर, एक सेकंड, ये वोट वोट वाला सेक्शन आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग प्रपोजल्स दिए जाते हैं और हम लोग उसके ऊपर वोट कर सकते हैं। गो टू गवर्नेंस डैशबोर्ड, एक्टिव। अब अभी फ़िलहाल कोई प्रपोजल्स एक्टिव नहीं है, पर अभी हो कौन पास में 17 प्रपोजल्स हो चुके हैं। ये क्या था? रिवाइज सेविंग लिटिल फिश, ड्रिप 50 पूल, डे ट्यूनिंग। मतलब अलग अलग चीज़ें की ये प्रपोजल्स बनते हैं, फिर कम्युनिटी इसके ऊपर वोट करती है। अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो एग्जीक्यूट होता है, 50% से कम होता है तो डिफीट होता है। वो फिर प्रपोजल लॉन्च नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से कि नहीं लॉन्च होना चाहिए, ये प्रपोजल, इसको गो हायर नहीं दें। और कुछ लोग कहते हैं दे दें, और जब मेजॉरिटी कहती है दे दें तो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस, अगर पुल टुगेदर आज हैक हो गया तो इसके अंदर कम्युनिटी का कुछ नहीं है। वो डेवलपर फ़ौरन उस हैक को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और आपकी परवाह भी नहीं करेगा कि आप क्या चाहते हैं उस हैक के हवाले से। तो ये हो गया सेमी डिसेंट्रलाइज्ड। अब आ जाएं डिसेंट्रलाइज्ड के ऊपर। डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर एवरीथिंग, कोड, डिसीजन मेकिंग, वोटिंग, सब कुछ कम्युनिटी का होता है। डेवलपर ने सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट बनाना है और उसे लॉन्च करके छोड़ देना है, और वो कुछ कर भी नहीं सकता।
पर आज तक ऐसा कोई प्रोटोकॉल अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि डेवलपर ये रिस्क नहीं ले सकता कि मेरे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लॉयटेबल होते हैं, चाहे वो कितनी ऑडिटेड क्यों ना हो, एक्सप्लॉयट हो सकते हैं, और डेवलपर के पास एक्सेस होना चाहिए मास्टर शेफ कॉन्ट्रैक्ट के पास कि ताकि वो उसे फिक्स कर सके। तो इसी वजह से आज तक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, ये सॉरी सेंट्रलाइज लिखा हो गया, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल नहीं आया आज तक। अब डीफाई की कैटेगरीज क्या हैं? 8 की कैटेगरीज होती हैं डीफाई की। पहली बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स। अब प्राइसेस ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज आर नॉट बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। फॉर इंस्टेंस, आज अगर BTC 34K का ट्रेडिंग हो रहा था और कल चलें लेट्स से 36K पे चला गया, तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया प्राइस। जैसे 2 दिन पहले मैं देख रहा था, एक्सी इन्फिनिटी का कॉइन था $6 का, आज है $16 का। 10 पर तो $12 ऊपर चला गया। अब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको आपको अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा इतना वॉलेटाइल रहे, ऊपर नीचे आपका पोर्टफोलियो होता रहे पॉजिटिव में नेगेटिव में, और आपको अपनी प्राइस स्टेबल रखनी है, अगर आप ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी प्राइस कांस्टेंट है, तो उनको स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। उनके एग्जांपल्स USDT, USDC, BUSD, UST, डाई। और ये ज़्यादातर पैक्ड होते हैं टू द डॉलर। ये हर एक चीज़ कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ एसेट से पैक्ड होगी, या तो वो गोल्ड से या डॉलर से या रुपये से भी, कुछ किसी भी चीज़ से वो पैक्ड होती हैं, तो उनको कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। फिर आ जाते हैं लेंडिंग एंड बोरिंग प्रोटोकॉल्स पर। लेंडिंग एंड बोरिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आप अपने पैसे लैंड करें, मतलब डिपॉजिट कर दें और आपको APY मिलेगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा बेसिकली, या आप बोरो कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स पर हम क्यों ये करेंगे? क्योंकि लेट्स से मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, और मैं बैंक के पास जाऊंगा, लेकिन बैंक कहेगी ना तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास तुम एक रिच फैमिली से नहीं आते, या तुम एक वेल फैमिली से नहीं आते, तो तुम किस तरह से हमें लोन पे बैक कर सकोगे? लेकिन यार अपना माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा, चलें। अच्छा, तो बेसिकली बैंक ये कहेगी कि आपके पास इतनी क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं कि आप ये लोन पे बैक कर सकेंगे, हम आपको अपने 1 लाख रुपए किस तरह आपको ट्रस्ट दे सकते हैं। तो इसके अंदर डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल आपसे कभी ये नहीं मांगेगा। डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली ये होगा, आपने $100 डिपॉजिट किए, आप उस $100 डिपॉजिट के अगेंस्ट 50% आप उसके अंदर 50, 80, कभी कभी 90, 100 तक भी जा सकता है, हालांकि हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन आप जा सकते हैं और आप उसके अंदर उसके अगेंस्ट बोरो कर सकते हैं, और आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं मांगने वाले। आप डिपॉजिट करें और उसको लेटर के अगेंस्ट बोरो करें। और काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि मज़ेदार बात है, आपको बोरोइंग के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। ये बैंक आपको, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो, वो आपको और पैसे क्यों देगा फालतू में? लेकिन डीफाई के अंदर ऐसा भी होता है और अभी भी हो रहा है, मैं आगे जाके वीडियोस में दिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? कंपाउंड फाइनेंस एक बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है, एल पैसा भी है। तो कंपाउंड फाइनेंस के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। ऐप के अंदर गए हम लोग, ये इसका एक नेटिव टोकन है कॉम्प, और यहाँ पे हम लोग सप्लाई मार्केट्स जहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे, अगर मैं लेट्स से डाई डिपॉजिट करूँगा तो मुझे एनुअल बेसिस पे 2% इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी 2%, 1.6%। अब बैंक तो आपको हार्डली 0.1 या 0.2% देती है। अगर आप बात करें हाईएस्ट बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर हम सर्च करेंगे 5.25%, मतलब ये जनरल बैंक इंटरेस्ट रेट 0.61%, 1.05%। कुछ कुछ कंट्रीज में वैरी होता है, कहाँ पर 5%, इनफैक्ट मैंने 9% भी सुना हुआ है कि पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन जनरली 1%, 2% ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे 2.26% तक जा रहा है, लेकिन मैंने 20 to 30% तक भी, मतलब 10% तो बहुत कॉमन है, 30% तक भी जा सकता है। और अगर हम बोरो कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोरो की APY बहुत है, हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। अगर मैं 100 डाई बोरो करूँगा तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे 103 डाई वापस करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली। तो ये हो गया कंपाउंड फाइनेंस का लैंडिंग एंड बोरोइंग वाला प्रोटोकॉल्स। अब हम आते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। तो एक्सचेंज यूज़ क्यों होते हैं?
मुझे अपना एक कॉइन दूसरे कॉइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए उसके लिए, और वो लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होगी? एक्सचेंज के ऊपर। जनरली लोग यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस और बाइनेंस, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस डीफाई के अंदर सब बहुत कॉमन होते हैं। इसमें यह होता है कि आपको फॉरन आपका जैसे मार्केट ऑर्डर है फॉरन, उसमें भी हो सकता है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी प्लेयर नहीं होता। आपको जो फीस होती है, लिक्विडिटी जो स्वैप फीस जाती है, वो डायरेक्टली कम्युनिटी यूजर्स को ही जाती है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक्सचेंज को फीस जाती है जब हम बाइनेंस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। तो जो पॉपुलर डीफा एक्सचेंजेस होते हैं, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, क्विक स्वैप। यूनिस्वैप का हम देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूनिस्वैप का। यूज़ यूनिस्वैप। लेट्स से अभी मेरे पास इथीरियम पर है और मुझे डाई के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं मैक्सिमम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर इसे प्राइस इम्पैक्ट स्लिपेज, अब इसकी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड फ़ी है ये आप देख सकते हैं 0.000, ये यूनिसॉप के पास नहीं जा रही, ये जिस कम्युनिटी मेंबर्स ने प्रोवाइड की हुई है उनके पास जाएंगी। इसी वजह से इसे डीफाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिस डेवलपर ने बनाया है उसके पास पैसे नहीं जा रहे, उसकी जेब में पैसे नहीं जा रहे, बल्कि जो यूज़र्स इस डैप को यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये पैसे वापस जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और क्विक स्वैप। अब डेरिवेटिव्स पर आ जाएं। डेरिवेटिव के अंदर बेसिकली ये होता है, आप जो अंडरलाइंग एसेट है आप उसको खरीदते नहीं। जैसे मैं बिटकॉइन नहीं खरीदूंगा, मैं इथीरियम नहीं खरीदूंगा, बल्कि उसके बजाय मैं इथीरियम के रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करें, लॉन्ग पोजीशन ओपन करें, या आप ये से भी कर सकते हैं कि मुझे 3 महीने बाद बिटकॉइन इस प्राइस पे मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए गए हैं, अगर आप एक ग्लव मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपने आप को अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन रबर प्राइस से बचाना चाहते हैं, तो आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लें अपने सप्लायर से और कह दें कि मुझे इस डेट पर इस प्राइस पे इतना रबर दे देना। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली यही होते हैं। और जो अभी तक जो पॉपुलर हैं, एक है सिन फ्यूचर्स, और एक दूसरा है DYDX। यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह बहुत होती है, ट्रेड के अगर परपेचुअल और मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर आप ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है DYDX के नाम से। इसके अलावा हमारे पास हैं लॉटरी। अब जब हम जनरली लॉटरी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमने टिकट खरीदी लेट्स से 100 रुपये की, और हमने 10 टिकट खरीदी, तो 1000 रुपये की हमने 10 टिकट्स खरीदी हैं जिनकी एक की प्राइस है 100 रुपये। अब अगर हमारा नाम आ गया तो हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमारा नाम नहीं आया लॉटरी में तो हमें हमारे टिकट के पैसे, हमारी टिकट फालतू हो जाएगी, उसकी वर्थ कुछ भी नहीं होगी, और हमारे 1000 रुपये फालतू में ज़ाया हो गए। लेकिन उनने डीफाई के अंदर एक प्रोटोकॉल आया था, पूल टुगेदर। उनने कॉन्सेप्ट निकाला नो लॉस लॉटरी का, कि अगर आपका नाम ना भी आए फिर भी आप पैसे भी कमाएंगे, और आपका वो उस टिकट की वैल्यू भी रहेगी। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, वो यही प्रोटोकॉल था यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ रिवॉर्ड्स, एक सेकेंड, पूल्स पूल्स के अंदर, सॉरी। अब यहाँ पे लेट्स से मैंने डाई डिपॉजिट किया, तो मुझे कुछ टिकट्स मिलेंगी। एक एक डाई की एक टिकट होती है नॉर्मली, तो मुझे 10 टिकट मिल गई। अब मेरा लेट से नाम आ गया $25,000 का, लेकिन अगर नहीं भी आया तो मैं वापस वही 10 टिकट्स जो मैंने $10 के लिए खरीदी थी वो मैं वापस बेच सकता हूँ, और इस दौरान मुझे एक APY भी अर्न होगी। मुझे जो इस प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन है पूल, वो 8% APR पे मुझे मिलता जाएगा। तो मेरा लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, और पता चले 1 साल बाद मेरा नाम निकल आ गया, 1 साल के अंदर कभी भी, और मैंने अचानक से $25,000 कमा लिए। तो जनरली आप आम ज़िंदगी में ऐसी लॉटरी कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि फालतू लगेगा लोगों को। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये है पूल टुगेदर का एग्जांपल लॉटरी के लिए। इसके बाद आ जाएं पेमेंट सिस्टम्स पर। पेमेंट सिस्टम्स के अंदर मसला ये होता है, लेट से मुझे किसी की कंसल्टेशन सर्विसेज चाहिए, तो या तो मैं एक एस्क्रो सर्विस यूज़ करूँगा, उसके अंदर एक थर्ड प्लेयर होगा जो हमसे कमीशन लेगा, जो एस्क्रो प्रोवाइडर है, एस्क्रो का जो मालिक होगा। या मुझे अपने कंसल्टेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं उसे पैसे दूंगा और वो मेरी पूरी मदद करेगा, या कंसल्टेंट को मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जब वो अपना काम करे तो मैं इसके पूरे पैसे वापस दूंगा। पर
इसके अंदर ट्रस्ट का मैटर है। हमें डिसेंट्रलाइज का फाइनेंस का पर्पस यही है कि हम हर एक चीज़ को ट्रस्टलेस और ट्रांसपेरेंट बना दें। तो एक एक ऐप निकला था सेबलियर के नाम से। अब लेट्स से उनने क्या किया कि मुझे किसी से काम करवाना है, एक बंदे से काम करवाना है, एक कोडर है, मुझे से प्रोजेक्ट बनवाना है। वो कोडर कह रहा है कि मुझे हर घंटे $10 चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और वो कह रहा है कि टोटल प्रोजेक्ट है $100 का। और मुझे और तो मैं कहूँगा कि भाई पर मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूँ कि मैं तुम्हें $100 दे दिए और तुमने मुझे प्रोजेक्ट बना के भी नहीं दिया और भाग गए मेरे पैसों के साथ। तो इस सब से बचने के लिए सेबलियर ने ये किया कि पर आवर $10 है। आपका एक वॉलेट होगा जो हर घंटे उस डेवलपर को $10 पे करता जाएगा। और अगर उसने बीच में कभी भी काम करना बंद कर दिया और फॉर अननेसेसरी रीज़न, तो आप फौरन सेविलियर को कह सकते हो कि इसको पैसे देना बंद कर दो। तो लेट्स से उसने आधा प्रोजेक्ट किया, आपके आपने $50 पे कर लिए, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा, तो आपके पैसे भी नहीं जाने वाले वो बाकी के आधे। तो जितने जितना आपने काम किया आप उतने ही पैसे आप उसको उतना ही पैसे भरेंगे जितना उसने काम किया था। आपके आपको ना ना आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ना उसके पैसे ज़ाया होंगे, ना उसके पैसे चले जाएंगे। कोई कोई भी एक दूसरे को स्कैम नहीं कर सकता। तो पेमेंट्स के अंदर ये था। अ, अब यह आखिरी है हमारे दिन का, इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। अब मसला ये होता है जैसे हम गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो डर होता है कि यार अगर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस करवा देते हैं, ताकि अगर चोरी हो गई तो कंपनसेशन मिल जाएगी कि इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी गाड़ी दे देंगे। लाइकवाइज क्रिप्टो के अंदर भी ये डर आ गया कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो एक्सप्लॉइटेबल हैं, चाहे कितना ही ऑडिट कर लो कभी ना कभी तो कुछ कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर ही लेगा। तो हमने इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स लॉन्च कर लिए। इसके अंदर नेक्सस म्यूचुअल है और दो तीन और भी हैं जो मैंने नोटिस किए हुए हैं। तो ये बेसिकली मेजर ब्लू चिप्स प्रोटोकॉल्स पे आपको इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से आज सुशी स्वैप हैक हो गया और आपकी लिक्विडिटी पड़ी थी उसके ऊपर, लेट्स से $1000 पड़े थे आपके, और सुशी स्वैप हैक हो गया। आप नेक्सस म्यूचुअल के ऊपर जाएंगे और आप उन्हें कहेंगे कि मेरे $1000 चले गए थे, तो वो आपको रिफंड देंगे। अब उनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने खुद यूज़ नहीं किए हुए इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। लेकिन अगर आपकी $100,000 पर हैं तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि मैं उन्हें इंश्योर करवा दूं, पता चले ये डैप एक दिन हमें स्कैम कर ले या हैक हो जाए तो मेरे तो सारे पैसे चले जाएंगे। तो नेक्सस म्यूचुअल आप इनके पास जाते हैं बेसिकली, और ये आपको आप उन्हें बताते हैं, ये आपको एक कोड देते हैं कि हम इतने चार्ज करेंगे। जैसे ये लोग यूनिस्वॉप V3, गेट कोड, मतलब ये आपको अलग अलग चार्जेस बताएंगे कि हम इतने पैसों के लिए इतने चार्ज करेंगे आपके इंश्योरेंस वाले। तो आपको ये इंश्योर्ड होगा कि अगर मेरे जो पैसे हैं मेरे जो इस प्रोटोकॉल पे पड़े हैं, जिस डैप पे पड़े हैं, अगर वो एक खुदा ना खास्ता एक दिन हैक हो गया तो मेरा इंश्योरेंस प्रोटोकॉल मुझे वो पैसे वापस कर देगा। तो डीफाई के अंदर ये भी चीज़ आ गई है कि इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स आ गए हैं। तो और आज हमारा आखिरी वाला ये है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट का मसला है कि इथीरियम चेन पे लेट्स से कि अराउंड 100 मेजर डैप्स हैं। अब बंदा पागल हो जाएगा कि अगर हर डैप पे जाके अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा, फिर विड्रॉ करेगा, तो दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का। तो वो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग डैप्स की एक ही जगह पे कलेक्शन बना के, ताकि हम एक ही जगह से डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो को ओवरसी कर सकें। तो ऐसे दो तीन प्रोटोकॉल्स निकले थे, Zapper.fi और इंस्टाडैप। अब लेट्स से मैं Zapper.fi पे गया, मैं डैशबोर्ड पे गया, और आप देख सकते हैं इनने क्या क्या है। इन्हें ये मुझे सीधा सीधा बता रहा है कि मेरे पास इथेरियम पे $86 पड़े हैं, पॉलीगॉन पे 268 और BSC पे $8। फिर मुझे ये भी बता रहा है कि मेरे BSC पर पैनकेक स्वैप के ऊपर मेरे पास $5 पड़े हुए हैं। तो और ये मुझे अलग से बताएगा वॉलेट के अंदर कितने पड़े हैं, 98%। पैनकेक स्वैप, अच्छा, लिक्विडिटी पूल्स के अंदर कितने पड़े हैं, 1.34%। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे इथेरियम पे मैं कर्व पे यहाँ से, बजाय इसके कि मैं कर्व, सुशी स्वैप और कॉन्वेक्स पे अलग अलग वेबसाइट खोल के जाऊँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर्व पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, सुशी स्वैप पर, कॉन्वेक्स पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। पॉलीगॉन के लिए भी यही होगा। एक सेकंड, नेटवर्क स्विच कर लेते हैं। क्विक स्वैप, कर्व, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं फंड मैनेजिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली। तो आज के लिए बस एक स्टार्टर
कोर्स के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कुछ चीज़ क्लैरिफाई करनी है तो आप बता सकते हैं मुझे।